हाँ, तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है या फंक्शंस है। फंक्शंस भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और एंट्रीज। जो इसके अंदर आप लिखोगे ना एलिमेंट्स या फिर फंक्शन, उसको एंट्रीज भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, इसका सिंबल ध्यान रखना। मैट्रिक्स का होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है सिंबल। और किसी भी मैट्रिक्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो एक मैट्रिक्स है ना, इसमें मैंने नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, और अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूंगा 1 3 2 4 6 5, अब ये दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकते। ये मैं एक डिफरेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक डिफरेंट मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। आपने 11th क्लास में सेट्स पढ़ा होगा ना? यस सर। अगर मैं उसमें लिखता था 1 2 3 और बी को लिखता था 3 2 1, तो आप कहते थे दोनों इक्वल ही है। यस सर, वो एलिमेंट सेम बट होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अच्छा, यहाँ तो पे ऑर्डर 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 मैटर, होता है। ऑर्डर मैटर्स। ओके। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे ना, दैट इज बेस्ड ऑन दी ऑर्डर ओनली। अगर आपने एक ऑर्डर चेंज कर दिया तो कैलकुलेशन बदल जाएंगी पूरी मैट्रिक्स की। ठीक है, ओके सर। इसको नोट करो, फिर मुझे बताओ। हो गया सर। ओके, अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूँ ना रेक्टेंगुलर की, तो ध्यान रखा इसमें स्क्वायर भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, है ना? सर। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में। और ऑर्डर हमें डिसाइड करके बताता है कि अरेंजमेंट किस टाइप की और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को जनरली हम m से डिनोट करते हैं, कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। अगर मानो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, रोज क्या होती है? रोज होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। जैसे ये कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3। कॉलम्स, कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल कितनी अलाइनमेंट्स है? यहाँ पे कितनी है कॉलम्स, कितने हो गए? 4। 4। तो आप पता ऑर्डर क्या, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करो। एक मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें रोज कितनी दिख रही है आपको? रोज हाँ, 3, 3। कॉलम्स कॉलम्स 2। 2। तो इसका ऑर्डर आप क्या लिखोगे? 3 क्रॉस 2। आया समझ में? यस सर। इसका क्या लिखोगे बताओ ऑर्डर? 2 into 3 2 क्रॉस 3 बोलते हैं, इनटू मत बोलना, क्योंकि क्रॉस ये 3। यहाँ पे ना हम मल्टीप्लीकेशन को नहीं डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2। ओके, ओके सर। अब ऑर्डर से एक चीज का फायदा होता है, अगर आपको ऑर्डर पता हो तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने। तो यस नंबर सर। ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? जितने भी रोज है रोज उसको इनटू मल्टीप्लाई कर कॉलम्स। दो कॉलम्स। अच्छा। ठीक है, ठीक। और ध्यान रखना मैट्रिक्स में हमेशा जब आप ऑर्डर लिखोगे तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाएंगी, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके सर। ओके, ओके सर। ये क्लियर है? यस सर। ओके, इसे रब कर दूं? यस सर। ओके, देखो, एक जनरल मैट्रिक्स होता जो है ना, वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है A11 A12 A13 A14, ऐसे जाता रहता है। यहाँ पे जैसे A1 A21 A23, अभी ऐसे ऐसे जाता रहेगा यहाँ पे लाइंस।
तो अब इसका मतलब समझना, जब मैं बोलता हूँ ना A14, यानी मैं इस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। A14 क्या है? 14 denotes the position of the element फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की as, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है? फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। तो सिर्फ ऐसा एक ही एलिमेंट होगा जो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में आ रहा है ना। यस सर तो A23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ सॉरी, A31 है, A31, हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एक एलिमेंट होता है ना मैट्रिक्स का, उसको आप ऐसे लिख सकते हो A I J। आई क्या होता है इसमें? कॉलम, ओ सॉरी रो, रो और जे क्या होता है इसमें? कॉलम। इसको नोट कर लो अभी। कर लिया सर ओके, अब मानो जितना भी मैंने आपको बताया, अगर इस पे क्वेश्चन बनाया जाए तो एक सिंपल क्वेश्चन बनता है। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है 3 NCERT का। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। आपको 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, whose elements are given by, उसके एलिमेंट्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट किया गया, हाफ, एंड यहाँ साइन है मॉड का। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मली एक मैट्रिक्स 3x2 का लिखोगे तो क्या बनेगा? 3 रो बनेंगी, 2 कॉलम बनेंगे, यानी A11 A12 A21 A22 A31 A32, यही बनेगा ना मैट्रिक्स। यस सर अब यहाँ पे आप A11 की वैल्यू निकाल लो अकॉर्डिंग टू दिस। इसको और इसको कंपेयर करो, जहां जहां आई है वहां वहां 1 डालो, जहां जहां जे है वहां वहां पे भी 1 डालो, तो क्या बन जाएगा? 1। यस सर ये कितना बन जाएगा? 5/2 A21 A21। ऐसे सारे निकाल लो। टू बस अब इनको इस मैट्रिक्स में ही लिख देना है जो आपने नंबर बनाया ना, अच्छा इस फॉर्म में ठीक इसकी जगह। कंस्ट्रक्ट हो गया मैट्रिक्स। ओके सर समझ में आ गया इतना? यस सर ओके, नोट कर लिए? यस सर ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। ये आपको पता होने चाहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितने भी हैं। आपको 6-7 टाइप के मैट्रिक्स है, वो सब लिखवाता हूँ। और बहुत जनरल है एक्चुअली, नाम से ही पता चल जाएगा आपको सब के बारे में। पहला है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कॉलम। रोज कितनी भी हो, कॉलम कितने होंगे? 1। इसका एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। 2 3, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। 5 7 8 9, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ऑर्डर लिखोगे तो क्या बनेगा? 3x1 2x1 4x1। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं इन सब में? 1 1।
तो ये ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। तो बताओ रो मैट्रिक्स क्या होगा? जैसे कॉलम मैट्रिक्स है, रो एक होगी। बस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो। एग्जाम्पल्स 1 5 8 1 5 7, ये बना 1 क्रॉस 3। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 1 5 ही ले लो, 1 क्रॉस 2 1 5, मतलब 15 16 18 19, 1 क्रॉस 4। समझ में आ गया रो मैट्रिक्स? यस सर। नोट कर लो। कर लिया सर। ओके। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत बार चर्चा में रहेगा इस चैप्टर में। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, एज द नेम सजेस्ट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती है। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की जगह हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज मानते हैं ना। इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। हाँ, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। एग्जाम्पल, ये क्या है? इसको बोलेंगे क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको ऐसे भी बोला जाता है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। राइट? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया। स्क्वायर मैट्रिक्स की बस मेन यही कंडीशन, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात आती है फोर्थ पे। फोर्थ का मतलब है यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक बात का ध्यान रखना, ये जब आप डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ये पहली कंडीशन है। डायगोनल मैट्रिक्स आप कब बना सकते हो? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन है, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल लॉजिक है। मानो अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 5 6 8, तो इसमें डायगोनल क्या बनेगा बताओ? डायगोनल तो आप ये थोड़ी बना दोगे, बीच में तो नंबर मिस हो गया है ना। यस सर। तो ये कैन नॉट बी अ डायगोनल। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकता, इसीलिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ये इंक्लूड कर लेता है नंबर। जैसे मैं बात करता हूँ, ये नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको डायगोनल का, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या है? पहली बात तो वो स्क्वायर होना चाहिए, एंड सेकंड जो थिंग है उसमें वो ये है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? देखो ये जो लाइन मैं खींचूंगा ना, लेफ्ट टू राइट जो डायगोनल जाता है, इसको बोला जाता है लेफ्ट टू राइट। ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। ये वाला दूसरा डायगोनल होता है, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते यहाँ पे। ओके सर। तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया ये जो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। ठीक है। लेफ्ट टू राइट। हाँ, लेफ्ट टू राइट तो मतलब आप इसको भी बोल सकते थे कि ऊपर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, लेकिन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये वाली साइड का हो गया, ओके सर। टॉप से बॉटम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? यस सर। ओके। अब यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ डायगोनल। बस ये डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट्स को छोड़ना है, इसके अलावा बाकी सब जीरो होने चाहिए। यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो, जीरो। अब यहाँ मैं कुछ भी डाल दूँ, 1 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स।
क्लियर है? डायगोनल के अलावा बाकी के 0 होने चाहिए। डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। अच्छा, मतलब अब तुम सोचोगे सर यहाँ 5 की जगह 0 आ जाता तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होता? हाँ, तब भी होता। अच्छा मेरा क्योंकि कहने का मतलब है, क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। डायगोनल वाले कुछ भी हो, हमें नहीं लेने देना, नॉन डायगोनल तो 0 होने चाहिए। ओके सर। आ गया समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन, इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। यही होता है ना डायगोनल मैट्रिक्स। और दूसरा है डायगोनल एलिमेंट्स शुड हैव सेम वैल्यू, अलग नहीं होनी चाहिए उनकी वैल्यू। एग्जाम्पल 1 1 1 1 वाला तो चलो मैं आइडेंटिटी का केस बता दूंगा। 2 2 ये हो गया एक आपका स्केलर मैट्रिक्स। ये आपका हो गया एक स्केलर मैट्रिक्स। देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, बस सारे के सारे सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? दो कंडीशन, नॉन डायगोनल्स शुड बी 0, नेक्स्ट डायगोनल्स शुड बी 1। एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का ये हो गया, ये हो गया 3 ऑर्डर का। ध्यान रखना, इन मैट्रिक्स एल्जेब्रा इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैट्रिक्स आप नॉर्मली जब आप कैलकुलेशन करते हो किसी नंबर 1 को, 1 जो मानते हैं ना नॉर्मल कैलकुलेशन में, ऐसी मैट्रिक्स एल्जेब्रा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको 1 माना जाता है एक तरह से, ठीक है। अभी इसका यूजेज बताऊंगा विद टाइम। ये लिख लिया? यस सर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट जीरो मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट ओ से किया जाता है, ऐसे ही होता है तो। और ये रिप्रेजेंट करता है 0 इन, रिप्रेजेंट करता है 0 इन मैट्रिक्स एल्जेब्रा, ठीक है। तो इसमें आपका जो आएगा, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। इसमें अब आप सोचोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 0 मैट्रिक्स को, कुछ भी ऑर्डर हो। आप अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? 0 मैट्रिक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स का। तो इक्वल मैट्रिक्स की सिर्फ 2 कंडीशंस है, और वो कंडीशंस क्या है? A and B can be an equal matrices if order of A and B are same। पहली कंडीशन तो यह है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? ईच कॉरेस्पॉन्डिंग
एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। मतलब अगर आपको एक क्या कहते हैं मैट्रिक्स दे रखा है मैंने 1 2 3 4 5 6, एक ये मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 5, या इसको ऐसे ना लिख के मैंने लिखा 1 2 1 2 3 4 5 6, क्या ये इक्वल होंगे? नो, ऑर्डर अलग है। 2 क्रॉस 3 इज अ डिफरेंट थिंग, 3 क्रॉस 2 इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आया? यस सर। दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 और यहाँ लिखूं 1 3 2 4, क्या ये इक्वल होंगे? नो, नो। क्योंकि 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 2 ही आना चाहिए था, तो इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मैंने लिखा x प्लस 1 y प्लस 2 z प्लस 3 w प्लस 4, और यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया 4 5 6 7, और आपको मैंने बोला फाइंड x y z w। देखो तीनों चारों को इक्वेट कर देंगे उससे बस। एग्जैक्टली, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 3 एंड w की वैल्यू भी 3। ठीक है, मतलब हमको ये इससे इक्वेट करना है, y प्लस 2 इससे इक्वेट करना है, z प्लस 3 इससे, w प्लस 4 इससे। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इन सब ये चीज हो गई। अब फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए एक लास्ट पार्ट रह गया, एंड लास्ट पार्ट इज रिलेटेड टू योर पीएनसी चैप्टर। देखो, अगर आपको ना क्या कहते हैं इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जैसे आपको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल matrices which can matrices of order, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर दे सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया ऑर्डर कुछ भी m क्रॉस n, इसको क्वेश्चन ना मान के इसको वैसे एक कॉन्सेप्ट मानो। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m into n by using digits 0 1 2 3। ठीक है, आपको ये बताना है कि एक m क्रॉस n का है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बताने कितने बन सकते हैं यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3। मेरा कहने का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 2 को कैसे लिखोगे? पहले तो ये यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, यही बनेगा 3 क्रॉस 2। आपको डिजिट्स यूज करनी है ये, करेक्ट? अब एक बात बताओ, क्या इसमें विदाउट रिपीटेशन का केस आ सकता है इस क्वेश्चन में? नहीं आ सकता। रीजन, आपको अवेलेबल डिजिट्स तो सिर्फ 4 ही दी है, और स्पेसेस टू बी फिल्ड कितने हैं? 6, तो आपको तो रिपीट करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? अश्मित, यस सर। ये बात आई समझ में? यस सर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पीएनसी यूज करना है। एक बात बताओ, इसमें कितने टाइप की डिजिट्स एंटर हो सकती है आपके हिसाब से? चारों? चारों में से कोई भी हो सकती है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार तुम्हारा। सर वो दादू आ गए थे। कोई नहीं, कोई नहीं, इसमें 4 हो सकती है डिजिट्स। इसमें हाँ इन चारों में से कोई एक हो सकती है। सेम यहाँ पे भी चारों में से कोई हो सकती है, हाँ। सब में ऐसी। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 की पावर 6। 6। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एक सिंपल फॉर्मूला बन गया।
तो फॉर्मूला पता है क्या बन गया इसका? देखो ये 4 क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स और पावर नंबर ऑफ स्पेसेस की पावर m क्रॉस n कर दो, है ना? अगर ये m क्रॉस n 3 into 2 है तो 3 2 से कितना हो जाएगा? 6। आया ये नहीं आया? और ये क्या है? ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, इसको नोट कर लो। अब थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा तुम्हारा ये हो जाएगा यार, तुम्हें खुद से पूरी एक्सरसाइज 1 करनी पड़ेगी। हाँ सर, कर लूंगा। हाँ, इजी है एक्सरसाइज, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रब कर दो इसको। 1 मिनट सर। हाँ, कर लो कर लो। कर दो सर। ठीक है, अब आपको मुझे सिखाने हैं ऑपरेशन। हेडिंग डालनी है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। नॉर्मली ऑपरेशन होते भी क्या क्या है? एक होता है एडिशन, करेक्ट। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। फिर यहाँ होता है, मतलब तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन यहाँ पे हम डिवीजन नहीं सीखते हैं, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे इनवर्स निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख लेते हैं। तो ये एक सिमिलर तरीके से होता है, सिमिलर तरीका है। तो पहले मैं आपको एडिशन के बारे में बता देता हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को एक ही टॉपिक में पढ़ लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स लिया 5 6 7 8। इन दोनों के लिए एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आता है। आता है ना? ऑर्डर शुड बी सेम। बता देता हूँ फिर मैं। ऑर्डर इसके क्या रहेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? सेम। अगर सेम ऑर्डर नहीं है यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इसमें ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी। इसकी कंडीशन अभी मैं आगे बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन की। तो ये ए प्लस बी अगर करना होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। ये हो गया। अगर आपको a माइनस बी करना है 1 - 5 - 4, 2 - 6 - 4, 3 - 7 अगेन -4 फिर से माइनस। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आती है? यस सर। वो फिर सेम वैसी होती है ना? नहीं नहीं होती नहीं है। नहीं, मल्टीप्लिकेशन इज फार डिफरेंट। मल्टीप्लिकेशन की खासियत जानो पहले। मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हो? ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन की यहाँ कुछ खासियत है। इससे पहले जो आपने एडिशन किया ना, यस सर। एडिशन कॉम्यूटेटिव था। कॉम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या होता है? आप a + b करो बी या प्लस। b + a करो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। a × b निकालोगे ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल आएगा, अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने की क्या है, पहला मैट्रिक्स कौन सा, दूसरा मैट्रिक्स कौन सा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते समय एक चीज का ध्यान रखना है हमें, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix should be equal to number of rows of second matrix। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है ना तो आंसर आ ही नहीं सकता, आप सॉल्व ही नहीं कर सकते।
और आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर पता है क्या होगा? हमेशा जो आप नया मैट्रिक्स फॉर्म करोगे उसका ऑर्डर क्या रहेगा? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसका मतलब एक एग्जाम्पल से समझोगे आप। ये बनाया मैंने 3x2 और यहां मैं बनाने वाला हूं 1 2 3 4। इसका ऑर्डर है, ये मान लो एक मैट्रिक्स है A, ये दूसरा मैट्रिक्स है B। ये 3x2 है मतलब 3 रोज 2 कॉलम। ये है 2x4 मतलब 2 रोज एंड 4 कॉलम। तो जो A क्रॉस B बनेगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा सोचो। देखो पहले तो ये बताओ क्या A क्रॉस B का मल्टीप्लीकेशन हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन? चेक करो अश्मित। नंबर ऑफ नहीं क्या सर। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है? नहीं। है तो सही। नंबर ऑफ हाँ हाँ अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ए इक्वल है, हाँ हाँ तो आप ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, करेक्ट। अब जो रिक्वायर्ड जो आंसर निकलेगा वो कौन से ऑर्डर का होगा? जो बचा देखना, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए। और जो बचे हुए हैं ना 3 एंड 4 दैट इज नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये इसका ऑर्डर बनेगा। समझ में आ गया नहीं? यस सर यस सर। ओके। आप बी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हो? यस सर। नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फाइंड। अच्छा ये कॉलम्स पहले अच्छा ये जब आप बी क्रॉस ए लिखोगे तो पहले आएगा 2x4, फिर आएगा 3x2। देख रहे हो ये दोनों अनइक्वल है, हाँ हाँ तभी। तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब हमने ये सीख लिया है तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मैं बता रहा हूँ मैट्रिसेस की, दो मैट्रिक्स की। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखना बहुत सिंपल होता है। मैं आपको सीधा 3x3 का मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, बाकी इजी रहेगा। 3x3 क्या, पहले कुछ अलग ऑर्डर के कराता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है, आपकी बुक में ही है, एग्जाम्पल 16 में मैट्रिक्स दे रखा है। एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है B, दिस इज 1 3 0 2 -1। एक और मैट्रिक्स दे रखा है, C भी दिया हुआ है, 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब यहाँ पे आपको बोला है फाइंड, इसमें कुछ बोल रखा है फाइंड A B C। चलो इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे आपको A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B मतलब A इंटू बी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A B। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इससे भी डिनोट करती है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहला स्टेप होगा आपका ऑर्डर लिखना। इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर है 3x2, इसका 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। अब एक बात बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों? यस सर। ये मल्टीप्लाई बिल्कुल हो सकते हैं। रीजन आपको पता रोज है? कॉलम्स इक्वल हैं। हाँ, इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है। अब देखो इसको करते कैसे हैं मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि स्पेसेस कितने बनेंगे। 3x2 के बनेंगे, 3 रोज एंड 2 कॉलम। 3x2 का मैंने मान लो स्पेस बनाया। अब देखो क्या करना होता है हमें। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लंबी होती है इसमें। आपको ना ये एलिमेंट्स लेने होते हैं फर्स्ट रो के, फर्स्ट कॉलम के।
रीजन, आपको पहला निकालना है A11 है ना, A11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना होता है, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब 1 into 1 into 0 प्लस 1 into 0 प्लस -1 into -1। -1। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब मुझे A12 निकालना है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है ना, इसकी फर्स्ट रो ही रहेगी ऐसे, और इसका ये वाला कॉलम लिया जाएगा दूसरे का सेकंड कॉलम। अब क्या आएगा, 1 into 3 प्लस 1 into 2 प्लस -1 into 4। ठीक है। ऐसे ही अगर जब मुझे सेकंड A21 वाली पोजीशन का निकालना है, तो अब मेरे को सेकंड रो लेनी है और कॉलम कौन सा लेना है, इसका फर्स्ट। तो क्या बनेगा, 2 into 1 ऐसे ही जाएगा और ये ऐसे इस डायरेक्शन में नीचे, 0 into 0 प्लस 3 into -1। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का A जब 2 2 लोगे तो सेकंड रो सेकंड, अब इसी के साथ सेकंड का लेना है, 2 3 0 2 3 4। क्लियर है, लास्ट और बच गया A31 के लिए थर्ड रो यूज, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, 3 into 1 -1 into 0 2 into -1 3 into 3 प्लस -1 into 2 प्लस 2 into 4। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बस अब इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी आपको, वरना गलती करने के बहुत चांसेस है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना बन रहा है, 1 प्लस 0, बता दो कितना बन रहा है पूरा सॉल्व करके। 2 1 -1 18 1 -1। हाँ, 2 1 -1 18 1 -1। 15 नहीं आ रहा है, 3 3 9 4 2 8 माइनस ये 15 ही तो आएगा, 9 - 2 प्लस 8 15 आ रहा है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, आ गया मल्टीप्लीकेशन समझ में? यस सर आ गया। इसमें तो आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर तो मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो लिखो। प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लीकेशन, पहली चीज ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करो बाद में सी को, या पहले आप बीसी को मल्टीप्लाई करो बाद में ए को। बस ध्यान रखना ऑर्डर मत चेंज कर देना, कहीं आप ए यहाँ ले आओ तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, यस सर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब अगर ए ऐसे लिखा है ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस सी, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी। क्लियर? यस सर। अगर ये मान लो बी प्लस सी यहाँ लिखा है और ए यहाँ लिखा है, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ता है बी ए प्लस सी ए। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे नॉर्मल मैथ्स में 3 into 1 जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है ना। यहाँ पे हम नंबर्स नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स करते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा सेम।
यस क्लियर? ध्यान रखना इसमें एक चीज का, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी हो सकता है। देख रहे हो, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी यूनिटी वाली, वो यही है कि मैट्रिक्स के अंदर कभी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा सेम मैट्रिक्स मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। इसे रब कर देता हूँ। हाँ, अब इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू अ मैट्रिक्स। आपको मल्टीप्लाई अगर करना पड़ जाए किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए है एक मैट्रिक्स 1 3 5 6 8, मैंने आपका अगर आपको बोला 3 थ्राइस ऑफ ए क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई दैट स्केलर टू ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3s are 9, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 8 3s are 24 and 4 3s are 12। ठीक है, ओके सर। ये है किसी भी स्केलर से करने का। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर। अगर मैं आपको लिखता हूँ ऐसे 4i और ऑर्डर मैंने दिया आपको 2 क्रॉस 2 का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4i 4 0 0 4, एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। यस सर। कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ओके। अब आप सेकेंड एक्सरसाइज करने के लायक हो गए हो। सर बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो मतलब 22 क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज में, बट हाँ आपने अभी इतने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आप सेकेंड एक्सरसाइज भी कर लोगे। सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है, ओके। आगे का अभी कराऊं या नेक्स्ट क्लास में ही? सर आपकी मर्जी। नहीं मतलब पढ़ने के लिए रेडी हो ना अभी? यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे का कराते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग ये है, जो कॉलम्स है ना और रोज है ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ट्रांसपोज का सिंबल होता है, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर आपने ऐसे डैश लगा दिया तो वो माना जाता है ट्रांसपोज का सिंबल। ठीक है, अगर मानो मैंने लिखा एक मैट्रिक्स 1 5 8 7 6 9, अगर मैं आपको बोलूंगा इसका ट्रांसपोज निकालो, तो जो भी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रोज। 1 8 6 5 7 1 5 6 1 5 8 7 6 9। क्लियर है ट्रांसपोज? यस सर। इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी होती है, कोई नया फंक्शन सीखते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी होती है। तो इसमें पहली चीज, एक बात बताओ, अगर मैं इसी का वापस ट्रांसपोज निकाल देता तो मुझे वापस सेम मैट्रिक्स नहीं मिल जाता? ये मिल जाता। तो ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज सेम। पहली। दूसरी, अगर किसी स्केलर से पहले आप मल्टीप्लाई करो और बाद में ट्रांसपोज निकालो तो इट इज सेम कि आप पहले ट्रांसपोज निकाल लो बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। मतलब ट्रांसपोज का ये जो स्केलर वैल्यू है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये तो एक नंबर होगा ना, नंबर पे ट्रांसपोज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैट्रिक्स पे पड़ता है। समझ में आया या नहीं? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी है, होल ट्रांसपोज है,
तो पहले आप ए ट्रांसपोज निकाल लो, बी ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। ओके, ऐसे ही माइनस में भी लग जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा फर्क यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं होती है। ए बी होल ट्रांसपोज क्या बन जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी, मल्टीप्लीकेशन कब होती है, जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो, है ना। यस सर। जब आप ट्रांसपोज करते हो, सोचो यहाँ पे अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो उल्टा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद तो इंटरचेंज हो जाएंगी ना चीजें। हाँ तो इस वजह से यहाँ पे इसको उल्टा लिखना पड़ता है, यानी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये याद रहना चाहिए। ओके सर। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर। ठीक है, अब ट्रांसपोज पे बेस्ड ही है, कॉन्सेप्ट आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप करो, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो अपने मैट्रिक्स के बराबर ही आ गया, तो क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक है वो मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, 158524843 सेम सेम ही आ गया। तो यानी कि कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी खासियत क्या होती है, देखो इसमें ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं जैसे 2 1 और 1 2 ये इक्वल होता है, 3 1 1 3 2 3 3 2, देख रहे हो ये दोनों सेम है, 8 और 8 सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। मतलब अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो आंसर सेम आए। तो अगर आपको कभी फॉर्म भी करना हो तो क्या करना, डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो लिखने लिख देना, बाकी इसका ध्यान रखना, A21 A12 और A21 सेम होने चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है किसी किसी केस में ध्यान रखना है इसमें, हाँ ये तो एज इट इज ही रहेगा ना, डायगोनल एलिमेंट तो चेंज नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप किसी का ये निकालो क्या कहते हैं ट्रांसपोज, और आपका आंसर माइनस ऑफ ए आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए, तो क्या माना जाएगा वो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में जानो, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर मैं 3 ऑर्डर का लिखूं, इसकी खासियत ये होती है इसके डायगोनल एलिमेंट्स ना विल ऑलवेज बी 0। इसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे ना स्क्यू सिमेट्रिक के, वो हमेशा 0 होंगे। इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। और यहाँ पे अगर ये बी है तो ये माइनस बी होगा एलिमेंट, ये अगर ई है तो ये माइनस ई होगा, दिस इज एफ सो दिस इज माइनस एफ। मतलब इन दोनों ये वैल्यूज तो सेम होंगी, जैसे इसमें थी ना, ये वाली वैल्यू सेम थी, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है, बट दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। तो अब इसमें आपको मैं बताता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होएगा। मान लो एक एलिमेंट ये है ए, ठीक है, अगर आप इसका ए डैश निकालो तो क्या निकलेगा बताओ, 0 b minus b b o 0 f e minus f 0। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लू, एक -1 अगर मैं कॉमन ले लू तो अंदर क्या बचेगा, हाँ है ना। यस सर। ए डैश ये ए के बराबर ही तो आ गया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये ए के बराबर ही आ गया।
तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझो, अगर ये जीरो नहीं होता यहाँ पे, आप जीरो की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसमें, मान लो 1, ठीक है। जब आप -1 कॉमन लेते तो ये क्या बन जाता? मान लो यार जीरो की बजाय यहाँ पे होता 1 2 3, और जब यहाँ पे आप अगले स्टेप में -1 कॉमन लेते तो यहाँ ये नहीं आ जाता -1 -2 -3? यस सर। तब तो ये किसी भी कीमत पे ए के बराबर ही नहीं हो पाता, हम्म। और ये कभी नहीं होता फिर। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? जीरो। जीरो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसको नोट कर लो। हो गया सर। तुम स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो क्या? नहीं लिख रहा हूँ। लिख रहे हो ना, फिर ठीक है। ओके, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो उसको जानने से पहले ना आपको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। थ्योरम 1 बहुत सिंपल है। ये क्या कहती है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर एक मैट्रिक्स है ए एंड ए ट्रांसपोज उसका, मतलब ए डैश है उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा ना, मान लो मैंने बोल दिया बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स इससे बना है ए प्लस ए डैश से। मतलब एक मैट्रिक्स को अगर उसी के सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कभी आप ऐड करोगे ना, तो आपको हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा है, क्या कहना चाहता था यहाँ पे? मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि अगर कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करो, तो जो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला, एक मैट्रिक्स लेना है जो इन दोनों का सम हो, करेक्ट सर। अब मैं आपको कह रहा हूँ ट्रांसपोज कर दो दोनों साइड, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड। तो ये बी डैश बना, ये इतना बना। यस सर। प्रॉपर्टी याद है आपको? इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। ये क्या बन गया? यही बन गया ना। यस सर। और ए डैश प्लस ए क्या था? बी के बराबर। यानी बी डैश किसके बराबर आ गया? बी के। आया समझ में आपको? मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो सिमेट्रिक होगा 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ओके। ऐसे ही थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पार्ट था इसमें। ऐसे ही अगर एक है ए माइनस ए एंड अगर मैं ऐसे ही आपको बोलता हूं ए, एक है ए एंड एक है माइनस ए डैश, इन दोनों को अगर आप जोड़ो, ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। यस सर। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप यस कभी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ज्वाइन करोगे, जो तीसरा मैट्रिक्स आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि C इज इक्वल्स टू, अगर मैं A माइनस ए डैश लिखता हूँ, तो ये जो C होगा ना, ये हमेशा क्या होगा? C विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट। तो इसका भी प्रूफ बहुत ऐसे ही है, सिंपल। पहले आप C को इज इक्वल्स टू A माइनस ए डैश लिया आपने, अब क्या करोगे आप? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, क्या बनेगा? C डैश इज इक्वल्स टू A माइनस ए डैश होल डैश। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ऐसा ही बनेगा। अब आप यहां से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये क्या बन गया? इतना। यस सर।
ए माइनस ए डैश क्या था, सी, मैंने सी लिख दिया इसकी जगह। देखो हेंस प्रूफ। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी यही होती है ना, यस सर। डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, माइनस। और यहाँ पे सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। तो यानी कभी किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज ऐड करोगे, तो सिमेट्रिक आएगा। मैट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव ट्रांसपोज करोगे या फिर ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक ही बात है। नेगेटिव सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऐड करो या फिर ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो सर। अब इसका यूज कहाँ आता है, ये नोट कर लो, फिर मुझे बताओ। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। मतलब आप एक मैट्रिक्स को ब्रेक करके उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, हर एक मैट्रिक्स को। इसका एग्जांपल मैं आपको न्यूमेरिक से देता हूँ। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि 5 को ब्रेक करके किसी भी 2 प्राइम नंबर के सम में बना सकते हो, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर लिख सकते हो 5 को। 2 into 3 हाँ प्लस 3 सर। है ना, हाँ। मैंने ये ब्रेक करवा दिया ना, अब इसको आप ऐड करोगे यही बन जाएगा। अब ऐसे ही एक मैट्रिक्स अगर मैं आपको दे दूं, आपको 2 मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स होना चाहिए सिमेट्रिक और दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ऐसे अंदाजे से तो लिख नहीं सकते ना, अंदाजे से लिख नहीं सकते, तो हम कैसे लिखते हैं, उस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ओके, प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश। देखो कैसे, A प्लस A डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे पहले वाली थ्योरम में बताया था, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो सिमेट्रिक रहेगा, है ना। यस सर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या रहेगा, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी आपने एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब बात आती है प्रूफ की, करेक्ट। ये हाफ लगे क्यों है, ये हाफ इसीलिए लगा रखे हैं ताकि मैथमेटिकल एल्जेब्रा ट्रू रहे। बताते हैं, लेट द मैट्रिक्स बी ए, एक मैट्रिक्स मान लो ए एंड ए डैश इज ट्रांसपोज, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए प्लस ए डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, 2a। क्या बन रहा है, 2a। 2 को इधर भेज दो, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ में, यस सर। अगर आप इसको यहां से डायरेक्टली सॉल्व करते हो वो एक के बराबर ही आता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। नो सर। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, करा रहा हूं मैं एग्जाम्पल 22, इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड पर्पस के लिए, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। तो इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी, और वो मैट्रिक्स बी क्या है, 2 -2 -4 -1 3 4
1 -2 -3 as sum of symmetric and skew symmetric matrices। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत सिंपल काम है। पहले स्टेप में होता है बी डैश निकालना है, करेक्ट? यस सर। बी डैश क्या होगा? 2 -2 4 -2 3। यही है। यस सर। अब आपको लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी प्लस बी डैश। ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी, मान लो पी से। ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स, तो यहां से वैल्यू निकालिए इसमें पुट करके बस इसकी। बी प्लस बी डैश की वैल्यू यहां से पहले निकाल लो आप। बी प्लस बी डैश कितना होगा? 2 + 2 4 -2 + -1 -3 1 + -4 -3 -1 ये -3 3 + 3 6 -2 + 4 2 1 -4 -3 -2 + 4 + 2 -3 -3 -6 यही बनेगा। बताओ अश्मित। यस सर। वॉइस आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है अश्मित मेरी? यस सर। ओके, वो सारा रब हो गया यार वो। चलो अभी मैंने कितना लिखा था, आपने लिख लिया वो जो मैंने लिखवाया था? बी प्लस बी डैश हो गया था। हाँ, तो मैंने एक पी लेट कर लिया था उसको, हाफ ऑफ बी बी प्लस बी प्लस डैश। बी डैश। कितना आ गया था वो हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश? 4 -3 3। ठीक है, वो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद। नहीं, बी प्लस बी डैश बता रहा हूँ। हाँ मतलब मैं समझ गया, आप फाइनल आंसर बताओ। अच्छा। हाफ से मल्टीप्लाई जब 2 कर रहा हूँ। -3/2 -3/2 हाँ -3/2 3 1 -3/2 1 -3। देखो ये पी डैश के बराबर ही आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक ही है। यस सर। नेक्स्ट आपका काम है बी माइनस बी डैश निकालना। पहले तो बी डैश तो आपने निकाल ही लिया, बी माइनस बी डैश कितना आ रहा है? 0। देखना हमेशा यहाँ पे जीरो ही आएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इसमें जीरो रहेंगे। जीरो आ रहा है, -1 आ रहा है, बी माइनस बी डैश आपका इतना आ रहा है इसमें, 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0 यही आ रहा है। यस सर। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बन जाएगा, हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे यही आ गया। यस सर। देखो आप बी को ये लिख सकते थे ना, हाफ ऑफ प्लस हाफ ऑफ, है ना? यस सर। तो इनकी जगह बस ये लिख दो। लास्ट में बस आपको ये लिखना है जो बी गिवन था इनिशियली,
उसको लिखना है पहले तो एज इट इज। दी था आपको 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इज इक्वल्स टू पी। पी क्या निकाला था अभी आपने? 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस क्यू की जगह क्या लिखोगे? क्यू की जगह क्या लिखोगे? 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 3 0। आ गया समझ में? यस सर। तो देखो आपने एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये 4 मार्कर्स आ सकता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, अभी बहुत सारा होमवर्क मिल गया तुम्हें यार। मतलब कितनी 3 एक्सरसाइजेज हो गई। ठीक है, 3 एक्सरसाइज काफी होती है, थर्ड भी करनी है। तो नेक्स्ट क्लास मैं आपको बता दूंगा। ओके सर।